और लाइन हो रहा है, ये अपग्रेड मार अपग्रेड करना पड़ेगा। मार दूंगा मेरा मोबाइल देगा, इसको फेंक दो। फोन हो गया ताकि हो गया। हेलो, आप सभी को नमस्कार। मेरा जो आज का विषय है उसे शुरू करने से पहले मैं शनिधाम परिवार का और उससे भी बड़ा जो शनिधाम तरुण परिवार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जो आज का विषय हमने चूज किया है आप सभी युवा के लिए, वो है युवा निर्माण में खेलों का योगदान। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं युवा, युवा कौन है? युवा इस जो देश, हमारा जो देश भारत है, इसकी एक नींव है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि युवा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी के समान है। कि जैसे अगर हम एक पोस्चर को देखें, एक शरीर को देखें, जब तक कहते हैं ना कि आपकी जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है वो आपकी आउटर लुक से पहचानी जाती है, तो इसी तरह से जब हमारा यूथ हमारी जो कंट्री है इसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो देश किस तरह का होगा, क्योंकि जो युवा है उसकी जो लेगेसी है उसे कैरी करता है। तो इसी की तरह अगर मैं खेलों की बात करूं तो खेलें कोई आज एक मिनट में नहीं पनपी। खेलों का इतिहास हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। चाहे हम इसे 776 बीसी से 394 एडी के माध्यम से जाने, या इससे भी जो पुरातन हमारे जो ऋग्वेदा है, और इसी के साथ अगर हमारा यजुर्वेदा है, रामायण है, महाभारत है, इसमें जो खेलों का बहुत ही जो एक परिचय भी हमें मिलता है, और इसी के साथ खेलों का बहुत ही प्यारा सा रूप हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर मैं खेलों की बात रामायण काल में करूं तो वहां पे हमने देखा है कि अगर भगवान जो राम है, सीता स्वयंवर में हमने देखा कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कैसे आपको किसी भी चीज को विन करने के लिए प्रेरित करती है। भगवान राम ने जब ये धनुष तोड़ा तो वहां से किस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो अपनी एकाग्रता मीन्स कंसंट्रेशन, अपनी विल पावर, अपने पे बिलीफ, और उससे भी बड़ा जो उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है वो इस चीज का प्रमाण है कि वो अपने आप को जो शारीरिक व्यायाम के माध्यम से, खेलों के माध्यम से, चाहे वो घुड़सवारी है, चाहे वो तीरंदाजी है, या और भी जितने खेल, जो बहुत सी स्किल्स थी उस समय पे, जहाँ पे कि इन जो युवा राजा थे उनको बहुत ही ज्यादा इसमें निपुण किया जाता था। इसी तरह से अगर हम महाभारत की बात करें, रामायण की हमने बात की है, तो जो कौरव और पांडव थे उनको बहुत ही अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग जो कौशल थे, स्किल्स थी, उसमें निपुण किया गया था। चाहे वो भाला फेंकना हो, चाहे वो तीर अंदाजी हो, या फिर किसी भी भारी चीज को उठाकर। और इसी के साथ जितने भी क्षत्रिय थे वो बहुत ही भारी भरकम जो लोहे के अपने गैजेट्स होते थे, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए यूज होते थे अपने शरीर को बचाने के लिए, तो वो क्यों वो कैरी कर सकते थे इतने इतने घंटे, या पूरा सुबह से लेकर रात तक जब युद्ध चलता था। तो अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ थे और लाइक स्ट्रेंथन थे, तभी वो इन चीजों को कैरी कर पा रहे थे। और इसी के साथ हमें देखने में आ रहा है कि जो ऋग्वेदा है, अगर हम उसकी बात करें, तब भी वहां पे हमें एक तरह से मुष्टि युद्ध जिसको हम बोल देते हैं, या फिर फीस्ट जो युद्ध है वो देखने को मिलता है, जिसका आज के जो मॉडर्न टाइम है उसका रूप है बॉक्सिंग। क्लियर? और इसी के साथ हमें अथर्ववेदा में, यजुर्वेदा में बहुत सी ऐसी जो गेम्स है वो देखने को मिली कि जहाँ पे जो युवा है वो एक शक्ति के रूप में निखारा गया, निपुण किया गया। और इसी के साथ उस टाइम में अगर हम खेलों का स्वरूप देखें तो अगर हम जो सबसे ज्यादा जो है वो थी आर्चरी, इसी के साथ घुड़सवारी या चैरिट रेस जिसे हम बोलते कि रथ पर सवार होकर जो घुड़सवार है वो रेसेस को पूरा करते थे।
तीरंदाजी बहुत बड़ा था। इस तरह से जो चेस वगैरह थी, आजकल जैसे उस टाइम अगर शतरंज का जो खेल था बहुत ही, और शतरंज जो है वो एक माइंड गेम है, और इसे एक तरह से पहले किसी शर्त को लगाकर शतरंज को खेला जाता था। तो इसी तरह से खेलों का जो हम बोले कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, एक अच्छे जो शरीर में ही या एक तंदुरुस्त शरीर में ही एक तंदुरुस्त मन का वास होता है, वो बहुत बड़े लेवल पर सच है। क्यों? और इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो खेल है ना, वो हमारे जो जीवन है उसका जो है उसकी नींव है, जरूरत है। क्लियर? अब छोटा बच्चा है, जब वो खेलने के लिए जाता है, उसके जो पेरेंट्स हैं उन्हें बुलाते हैं, वो 2 घंटे 3 घंटे खेलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जो 5 मिनट है वो खत्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि खेल उन्हें खुशी दे रहा है, खेल उन्हें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त कर रहा है, खेल उनकी मानसिकता को निखार रहा है, खेल उनमें सामाजिकरण को बढ़ावा दे रहा है, खेल उन्हें आध्यात्मिक रूप से जो है नर्चर कर रहा है। तो अगर हम युवा को सिखाने से पहले जो हमारा जो बचपन है, अगर खेल को उसी में सम्मिलित कर लें, खेल जैसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में तो डॉक्टर्स भी अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके साथ वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको किस तरह की मेडिसिन लेना है, लेकिन उससे ज्यादा जो अधिक बल दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि आपकी दिनचर्या कैसी है, और इस दिनचर्या में आपके जीवन में खेल और खेल के स्वरूप, मतलब आप जॉगिंग करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप जिम करते हैं, आप योगा करते हैं, आप किसी भी तरह की रिक्रिएशनल या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में अगर आप इंक्लूडेड है, तो वो आपके जो है आपके तन और मन दोनों को खुश रखेगा। तो इसी तरह से कह दे कि जो खेल है वो जीवन की नींव है। क्लियर? और इसी पे हमारा जो शरीर है, एक स्वस्थ शरीर टिका हुआ है। और इसी को अगर हम डिस्कस करें कि पुरातन काल में क्या होता था कि जो खेल के माध्यम से कंपटीशन करवाए जाते थे, और जिस भी एरिया के लोग जीतते थे तो वो एरिया को डोमिनेंस मिलती थी। तो इसी तरह से जो खेल है वो हमें देखने को मिलता है कि प्री डोमिनेंस इसकी दिखती है आउटडोर एक्टिविटीज में, जो कि पुराने समय में की जाती थी। और इसी के साथ जैसे हमने बात किया कि रामायण और महाभारत में भी हमें इसके जो मोशंस है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितने भी राजकुमार थे या राजकुमारियां थी, या हमें कौरव पांडवों का बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स है कि इनको स्किल्स में निपुण किया जाता था। और बहुत सी जो इवन अगर जो शादी है उसमें भी जो फिजिकल स्ट्रेंथ को मापा जाता था, जो मानसिकता है उसको भी मापा जाता था। तो अगर हम पुरातन खेल की बात करें, जो कंपटीशन होते थे, कि जब पहले बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, तो एक समय ये आया कि कैसे हम लड़ाई झगड़ों को खत्म कर सकते हैं, भाईचारे को बढ़ावा दे सकते हैं, हम कोई भी जो देश है या कोई भी जगह है वो कैसे अपने यूथ को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकता है, या अपनी जो नेशन है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो इसके लिए जो खेल थे वो सबसे जो उच्चतम जो माध्यम था वो सिलेक्ट किया गया, और कई तरह की जो खेल थी। और इसी के साथ जब 776 बीसी में जो फर्स्ट जो एंशिएंट ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, जब ये एंशिएंट ओलंपिक हुआ तो इसमें सबसे पहले जो एक हमारा एथलीट था कॉरिबॉन, उन्होंने जो फर्स्ट जो फुट रेस थी उसे जीता, एंड ही बिकेम द फर्स्ट ओलंपियन। लेकिन धीरे धीरे जब 776 बीसी से 394 एडी में जब लोग खेलों से हटके जो जीवन में जो कहते हैं ना कि जो शौक या मौज परस्ती की ओर बढ़े, और उन्होंने आराम को, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देना शुरू कर दिया, उनका खान पान अलग हो गया, दिनचर्या अलग हो गई। क्योंकि अगर सपोज आज का जो यूथ है, अगर वो क्लब्स में जाता है, अगर वहाँ पे वो नाइट स्पेंड कर रहा है, या पूरी रात वो डांस कर रहा है, या पूरी रात ड्रिंक एंड ड्रग्स में इन्वॉल्व है,
तो कहीं ना कहीं उसका जो दिन है, जो दिनचर्या है, वो अफेक्ट होगी। लेकिन जो खेल कूद है वो एक ऐसा माध्यम है कि खेल से आप अपने शरीर को पूरा रूप से तराशते हो। वो बहुत थकता है, जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी सेल्स हैं, वो रप्चर होते हैं और इसी के साथ आपका शरीर थकता है। और क्योंकि जब आप खेल रहे हैं तो आपका जो माइंड है वो भी उतना ही इन्वॉल्व है, क्योंकि जो खेल है उसमें छोटी छोटी बारीकियां हैं। कैसी बारीकियां हैं? सपोज अगर हम एक फुटबॉलर की बात करें तो उसमें कंट्रोल ओवर द बॉल, क्लियर, पासिंग, किकिंग, रिसीविंग, डॉजिंग, हेड पास, वेरियस टाइप्स ऑफ किकिंग। इसी तरह से अगर मैं बैडमिंटन की बात करूं तो उसमें भी ऑफेंसिव टेक्निक्स है और डिफेंसिव टेक्निक्स है। उस पर आप शॉर्ट सर्विस कर रहे हो, लॉन्ग सर्विस कर रहे हो, या आप किस तरह से अपने ओपोनेंट को घुमा रहे हो। सो देयर योर माइंड प्लेस बिफोर योर बॉडी प्लेस। आपका मन पहले वो स्ट्रैटेजी प्लान करता है, पहले खेल रहता है इमेजिनरी, और उसके बाद जो आपका शरीर है वो खेलता है और वो आपकी जीत और हार को लीड करता है। क्लियर? तो जैसा आपका मन या जैसी आपने प्लानिंग की होगी उसी हिसाब से आपका शरीर करेगा। लेकिन जो शरीर है उसको पहले स्किलफुल होना पड़ेगा, फिर हम उसको टेक्निक्स जो है, जो स्किल्स का कॉम्बिनेशन में हम उन्हें टेक्निक्स सिखाते हैं और इन्हीं टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन में उन्हें टैक्टिक्स सिखाते हैं और उन्हीं टैक्टिक्स को कंबाइन करके हम उन्हें स्ट्रैटेजीज की ओर ले जाते हैं। और यही जो स्ट्रैटेजीज है कि जैसे सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपने चक दे इंडिया देखी, उसमें बहुत लाइव एग्जाम्पल है। मिल्खा सिंह देखी, उसमें बहुत लाइव एग्जाम्पल है। देयर आर मैनी स्पोर्ट्स मूवीज। वो ये बताते हैं कि नो मैटर आप लूज कर रहे हैं, आप बहुत पीछे हैं अपने ओपोनेंट से, या आपका ओपोनेंट बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आपको अपने पे विश्वास वो खेल के माध्यम से आता है। आपको अपनी विल पावर पे जो है भरोसा वो खेल के माध्यम से आता है। चाहे आप हार रहे हैं, चाहे आप जीत रहे हैं, चाहे आपका ओपोनेंट बहुत ही स्ट्रेंथन्ड है, लेकिन आपका जो मन है वो पक्का है, जो बल है वो बहुत स्ट्रेंथन्ड है। और जब ये तन और मन का मिलन होता है तभी जो है कहते हैं देन इवन देयर मिरेकल हैपन्स। जो नहीं होता वो चमत्कार भी होता है कि आपसे आप अपने से जो रिनाउंड टीम है, आप एज अ बिगनर भी कई बार ओलंपियन को मात दे देते हैं। तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई वर्षों का अभ्यास है। तो प्रिय युवा, मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये पिगी बैंक है। तो इस तंदुरुस्त शरीर के पिगी बैंक में आज आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके कल पे जो है वो उसकी नींव है, क्योंकि यही पिगी बैंक, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल आपको ब्याज आएगा। तो अगर आज आप खेल के माध्यम से अपने शरीर को तंदुरुस्त कर रहे हैं, वो जो तंदुरुस्त शरीर है वो एक कहते हैं वो भारत का शरीर है, वो भारत ही है। क्लियर? तो आज हम अगर स्वस्थ हैं तो हम हॉस्पिटल्स में कम विजिट कर रहे हैं, हम क्राइम में कम इन्वॉल्व हैं, हम नशे में कम इन्वॉल्व हैं, हम जो बैड एक्टिविटीज हैं उनमें कम इन्वॉल्व हैं, और स्पोर्ट्स के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं आने वाले समय में मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगी। क्लियर? तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि जैसे अर्जुन का जो मछली की आंख को साधना, या भगवान श्री राम का तीर जो है, धनुष है, उसको तोड़ना, तो ये अपने आप में दर्शाते हैं कि चाहे वो शारीरिक बल हो या एकाग्रता हो, उसका आपके जीवन निर्माण में या जीवन के विकास में बहुत अधिक मूल्य है। और इसको खेल के माध्यम से जो युवा निर्माण है वो हम कैसे कर सकते हैं? तो युवा, जैसे आप कोई भी, अगर हम सबसे, चलो थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम क्या करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स को चूज करते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से। सपोज एक कॉलेज में 5000 स्टूडेंट्स हैं और उसमें करीबन जो 500 के करीब है वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व लेते हैं। हमने कई बार बहुत सी रिसर्चेस करी है कि जो मेंटल टफनेस है वो किस में है, जो सोशलाइजेशन है वो किस में अधिक है, स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी किस में अधिक है, या हम ये बोले कि फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस किस में ज़्यादा अधिक है, या पॉजिटिव एटीट्यूड किस में ज़्यादा है। तो मुझे ये कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमने रिसर्चेस के थ्रू, जो रिसर्चेस का अनुसंधान का जो हमारे पास डाटा आया है वो ये प्रूव करती है कि जो युवा खेलों में इन्वॉल्व रहता है उसमें सकारात्मकता भी अधिक है,
उसमें जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, और ये फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस आपको जीवन के शायद हो सकता है हर मोड़ पे, क्योंकि अगर जब आप सच्चाई का साथ देते हैं, जब आप सही के साथ सही बोलना चाहते हैं, सच के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो कई बार आप बिल्कुल भीड़ में अकेले रह जाते हैं। और इसी के साथ कई बार जब आपका परिवार, आपके दोस्त आपका साथ छोड़ जाते हैं, और वहां पे उत्पन्न होती है फ्रस्ट्रेशन। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको अपनी चॉइस की नौकरी नहीं मिलती, वहां फ्रस्ट्रेशन आती है। आप सच्चाई के साथ नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ के युवा अपने बॉस को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देकर या उनकी चापलूसी करके या बटरिंग करके प्रमोशंस ले रहे हैं, वहां पे आती है फ्रस्ट्रेशन। क्लियर? लेकिन हमने ये देखा है कि अगर आप खेल में अपने आप को इन्वॉल्व रखें, तो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है वो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं या नॉर्मल युवा है उनके कंपैरेटिवली अच्छी आती है। क्लियर? दूसरा, अगर मैं बोलूं पॉजिटिविटी टुवर्ड्स लाइफ। क्लियर? अगर मुझे हर अच्छी चीज में भी नुक्स दिखता है, क्लियर, लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उसके पास ना तो प्रॉपर किट है, ना ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, लेकिन वो यहां से पक्का है। क्लियर? वो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक अप्रोच रख रहा है, क्योंकि उसके एफर्ट्स में ट्रूथफुलनेस है, उसके एफर्ट्स में पॉजिटिविटी है। और कभी भी आपके जीवन में जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक है, उसका कभी भी नकारात्मक प्रभाव दिखने में आएगा नहीं। दैट विल एवर बी पॉजिटिव। तो वो क्या होता है कि हमने ये देखा है कि जमीन से आसमान की उड़ान उन युवा के द्वारा जहां पे उनके पास कोई भी सोर्स नहीं था, तो उन्होंने मिट्टी से भी अपने आप को सोने से भी उत्तम बनाया है। और आज अगर हम देखें कि इस पॉजिटिविटी को, इस साइकोलॉजिकल वेलबींग को या युवा को जब मैसेज दिया जाता है, कई ऐसे स्पोर्ट्स पर्संस हैं जिसको एज अ एम्बेसडर लिया जाता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है, चाहे साइना नेहवाल है, चाहे पीवी सिंधु है, चाहे हिमा है, या बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, पैरा एथलीट्स हैं। प्लेयर दीपा मलिक जी है, तो दीपा करमारकर है जिम्नास्टिक की। उड़ीसा में अगर हम दुत्ती चंद बोले, उड़ीसा बहुत गरीब स्टेट है, लेकिन वहां कमाल के जो एथलीट्स हैं, क्योंकि उन युवा को पता है कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन खेल ऐसा माध्यम है कि जहां से मेरा निर्माण मीन्स मैं एक एज एन इंडिविजुअल एस्टेब्लिश हो सकता हूं। क्लियर? आज अगर दुत्ती चंद की बात करूं, उसका शरीर, उसका जो एक परिवार है, वो एक झोपड़ी में रहता था, बहुत गरीब था, लेकिन आज वो इंडिया की, शी इज कैरिंग द लेगेसी ऑफ इंडिया एट वर्ल्ड लेवल। आई एम लाइक, मैं पर्सनली मैंने विटनेस किया, हम लोग नेपोली में जब इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में गए, कि जब उसका इवेंट जब तक नहीं हुआ, जितने दिन तक उसका इवेंट नहीं हुआ, उस लड़की को मैंने सिर्फ खाते, आराम करते और ट्रेनिंग करते, 3 जगह वो हमें दिखी। जब वो ट्रेनिंग कर रही है, उससे बिल्कुल धूप, भूख, प्यास का नहीं पता। जब वो प्रॉपर डाइट ले रही है, तो वो सिर्फ असेंशियल और न्यूट्रिशन डाइट ले रही है, जो उसके इवेंट और कंपटीशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन when she is on rest, उसके रूम में there is no light, no TV, only there is mild music, but when she slept that music is also off। तो ये देखिए कि आज वो एक अच्छी रिप्यूटेड जॉब में है, उसे अच्छी जो लग्जरी है वो मिल रही है, एक VIP की तरह उन्हें इंडिया में ट्रीट किया जाता है। फॉरेन में भी जब भी वो जाते हैं, उनके जो आराम है, उनके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये तो हो गई स्पोर्ट्स की बात। इसी के साथ अगर मैं खेलो इंडिया की बात करूं, खेलो इंडिया 2017 में शुरू हुआ, और आज इंडिया का बहुत सा ऐसा यूथ है जो कि काफी गरीब परिवारों से संबंध रखता है, लेकिन खेल के माध्यम से जब आप खेलते हैं, टैलेंट सर्च स्कीम्स है, गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स है, स्टेट की बहुत सी स्कीम्स है, राष्ट्र की बहुत सी स्कीम्स है, इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट की स्कीम्स होती हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जो है अपनी जो स्कीम्स है। और इसी स्कीम्स में अगर आप शुरू से आ जाते हैं, तो आपकी पढ़ाई का, आपके खेल का, आपके आने जाने का, आपके बैठने उठने, सोने, खाने पीने, आने जाने, पढ़ाई, क्लियर, सभी का खर्चा, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप बाय एयर जा रहे हैं, और खेल के दौरान अगर आपको कोई किसी तरह की चोट लग जाती है,
तो इसका खर्चा भी सारी स्कॉलरशिप में कवर होता है। मीन्स आपका आज और आज के बल पे आप अपना भविष्य कैसे निखारते हैं, तो इट मीन्स आप स्पोर्ट्स के माध्यम से अपना पूरा भविष्य वो सेव कर सकते हैं। आपके अकाउंट में कैश प्राइस भी आता है जिससे आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, अच्छा इक्विपमेंट भी खरीद सकते हैं। खेलो इंडिया स्कीम में 2017 में जब पहली स्कूल के लिए बच्चों के लिए ये टूर्नामेंट हुआ और उसमें जो खेलो इंडिया स्कीम थी, खेलो इंडिया कंपटीशन 2017 में जब स्कूल के लिए हुआ, तो उस कंपटीशन के दौरान जो टैलेंट आइडेंटिफाई किया, वहां से उन्होंने 1000 एथलीट्स को सिलेक्ट किया और उस 1000 एथलीट को 8 वर्ष के लिए लगातार प्रति एथलीट को 5 लाख रुपया 8 साल के लिए प्रति वर्ष जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। क्लियर। और इसी के साथ जो खेलो इंडिया ने क्या किया, टाई अप किया, पार्टनरशिप की स्कूल्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया और इसी के साथ इक्विपमेंट प्रोवाइड किए, कोचेस की ट्रेनिंग थी और बहुत ही बढ़िया कोलैबोरेशन आई। इसी के साथ इन्होंने यूथ खेलो इंडिया भी करवाया, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया भी करवाया और इसी के साथ खेलो इंडिया ने आज की तारीख में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ावा दिया है और बड़ा ही गर्व से हम कह सकते हैं कि रेलवेज, पेट्रोलियम, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन जो आर्मी है, इसी के साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सभी डिपार्टमेंट्स में जो है स्पोर्ट्स विन या स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट्स की जाती हैं। तो आज अगर आप खेल में हैं ये और खेल में किसी भी जाति, धर्म, आपका जो रंग है, आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, सब एक समान है। क्लियर। खेल में सिर्फ खेल की भाषा बोली जाती है, प्यार की भाषा बोली जाती है, भाईचारे की भाषा बोली जाती है और कई बार तो हमने ये देखा है कि एक कर्नाटक से है, एक पंजाब से है, दोनों के जो कल्चर बिल्कुल अलग है, भाषा बिल्कुल अलग है, रंग रूप बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर आप 25 दिन उनको साथ में छोड़ देंगे तब भी एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे साथी की तरह, एक अच्छे कैंपेनियन की तरह वो एडजस्ट करते हैं, बिकॉज दे स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ स्पोर्ट्स। दे नो द साइकोलॉजिकल वेलबींगनेस, दे नो द स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट एंड द ट्रेनिंग रिक्विजिट्स of each other. Clear. And moreover they have been conditioned to adjust. Clear. तो आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर्ड है कि जब हम नेशनल के लिए जा रहे हैं तो वहां पे हमारे भारत की समूची जो राज्य हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और आप किसी से भी मैच खेलेंगे, किसी की टेबल आप शेयर करेंगे, किसी के साथ आपका रूम शेयर हो सकता है। सो इट इज अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस कि जो हमें खेल देता है। शायद ये दूसरी गेम्स में या दूसरे इवेंट्स में लिमिटेड है, लेकिन खेल के माध्यम से हम पूरे राष्ट्र को कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि खेलों के माध्यम से हम नेशनल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी बढ़ती है। और इसी के साथ मैं ये बोलती हूँ कि एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर हमारा जो दायरा है वो सिर्फ खिलाड़ी तक ना सीमित रहे। हम ये जरूर चाहते हैं कि हर युवा किसी ना किसी खेल में जो है इन्वॉल्व हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हर युवा के अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने एक जीवन में उसने लक्ष्य बनाया होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ठीक है वो खिलाड़ी के रूप में खेल को नहीं एक्सेप्ट कर रहा या नहीं उसको लीड ले रहा उसमें, बट हम ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन के आपका कोई भी लक्ष्य है, लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या में खेलों को सम्मिलित करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो है शरीर है वो फिट होता है। योग एक ऐसी प्रैक्टिस है, हम जिसे बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। तो योग के द्वारा मन में आने वाली बुरी बातों को रोकना। तो कई बार क्या होता है कि आज हम देखें युवा जो फियर, टेंशन, एराउजल, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और इसी की तरह से ये जितनी मानसिकता जो है डिसऑर्डर्स हैं वो क्या करते हैं कि आपको स्ट्रेस या आपको फ्रस्ट्रेशन या आपको कई बार डिप्रेशन की ओर भी ले जाते हैं। और ये कारण बनता है कि कई बार बहुत से युवा सुसाइडल थॉट्स की तरफ बढ़ते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं और सुसाइड कर भी लेते हैं। क्राइम का सोचते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं और कई बार क्राइम कर भी लेते हैं। अपना जीवन भी और दूसरे का जीवन भी है वो भी खतरे में डाल देते हैं। लेकिन अगर आप खेल में, क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आपके फेस में खुद ब खुद स्माइल आती है। क्लियर। कई बार आपको गुस्सा आता है तो आप अपने माथे पे बल भी देख सकते हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में क्या होता है
एक ओपोनेंट बोलता है हाउ इज दैट, क्लियर। सो दिस इज एन अपील कि एक जो बॉलर है वो एक अंपायर को बनाता है कि हाउ इज दैट, क्लियर। सो दिस इज एन अपील बाय द प्लेयर टू द अंपायर, और जो बैट्समैन है उसने अपना एग्जीक्यूट कर दिया, क्लियर। देख, लेकिन जो अंपायर है उसके एग्जीक्यूशन को और उसकी बॉल को एनालाइज करने के बाद समटाइम्स ये दे जस्ट गिव एन आउट टू द प्लेयर, वो उनको आउट कर देते हैं। लेकिन एज अ व्यूअर वी आर नॉट सेटिस्फाइड, क्लियर। गैलरी में भी आपने देखा होगा कि जो प्रशंसक हैं, जो स्पेक्टेटर्स बैठे हैं, वो कई बार बहुत जो ज्यादा है वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्लियर। और उसमें क्या होता है कि जो वो उनकी जो नाराजगी है वो जायज है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये उनके साथ ठीक नहीं हुआ। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि जो प्लेयर है वो ह्यू एंड क्राई क्रिएट कर रहा है, वो एक्सेप्ट करता है प्लेयर, जो अंपायर का डिसीजन है वो आराम से फील्ड को छोड़ देता है। सी हाउ इमोशनल टफ दे आर, हाउ इमोशनल स्टेबल दे आर, क्लियर। और कहते हैं कि खेल के मैदान में वो बिल्कुल ओपोनेंट है, एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन खेल के शुरू और आखिर में वो एक दूसरे के दोस्त हैं, हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं, जेस्चर देते हैं। तो इसी तरह से युवा को एक मैसेज है कि कैसे आप खेल के माध्यम से अपने आप को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त बना सकते हैं। और इसी तरह से अगर यूथ की मैं बात करूं, अगर आप खेलते हैं तो आपका शारीरिक बेनिफिट कैसे होता है, क्लियर। तो अगर मैं शरीर की बात करूं तो ये शरीर बहुत से जो हमारे अंदर सिस्टम्स हैं, क्लियर, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, क्लियर, रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, इसी तरह मस्कुलर सिस्टम है, बहुत से एंडोक्राइन सिस्टम है, बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं जो आपके शरीर में चल रही हैं। और इन्हीं की बदौलत अगर आपका हार्ट बीट चल रहा है, अगर आपके जो लंग्स है अपना काम कर रहे हैं, या आप यहाँ से वहां तक मूव हो रहे हैं, आपका स्केलेटन सिस्टम, आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, क्लियर, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कार्डियो रेस्पिरेटरी कोऑर्डिनेशन, क्लियर, आपका जो है आपका खाने का और आपका खाने पचाने का जो सिस्टम है वो इन कोलैबोरेशन काम कर रहे हैं, तभी आपका जो जीवन निर्वाह है अच्छे से चल रहा है। अभी देखिए कोविड का टाइम है, बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली ये कहाँ पे अटैक कर रहा है, सबसे पहले आपके श्वसन क्रिया पे। लेकिन जिनको आपको अलोम विलोम की आदत है, या जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, या वो शारीरिक रूप से स्ट्रांग है, तो वो कहीं ना कहीं काफी ऐसे वॉरियर होंगे कि जहाँ पे कोरोना होके हट भी गया होगा और उनको पता भी नहीं लगा होगा, क्लियर। तो इसी तरह से कि जब आप स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो मानते हैं कि 76 बीट्स पर मिनट है, क्लियर। लेकिन रिसर्च प्रूव करती है कि अगर आप डेली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी जो ये हार्ट बीट है 56 बीट्स पर मिनट तक, मतलब जो 72 बीट्स आपका काम कर रही है, ये 56 बीट्स पर मिनट में आप उनसे 1.5 गुना ज्यादा ब्लड जो सप्लाई है वो आपका जो हार्ट है आपकी बॉडी को दे सकता है, क्लियर। तो इट मीन्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम लगा, लेकिन जो आउटपुट थी वो आपके जो नॉर्मल जो हार्ट बीट है उससे भी ज्यादा है। तो इसी तरह से अगर आपका तो मैक्सिमम अमाउंट जो अगर आपका जो आपकी जो हार्ट बीट है, क्लियर, एक तरह से आपका हार्ट इस तरह से काम कर रहा है, क्लियर। लेकिन अगर वही हार्ट जो आपका है इसमें प्रॉपर एक्सपेंशन हो, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हो, और उसके बीच में जो पॉज है वो भी टाइम अगर ज्यादा हो, तो नेचुरली है। तो अगर मेरा ये एक नॉर्मल हार्ट और एक अगर कंडीशन हार्ट जो कि हमने स्पोर्ट्स के द्वारा बनाया है, तो इसी तरह के आपका जो हार्ट है वो स्लो काम करेगा, लेकिन उसकी जो आउटपुट है वो बहुत बढ़िया होगी। इसी तरह से अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, जो हम बोलते हैं कि जो श्वसन क्रिया है वो हम 14 से 20 जो है श्वास पर मिनट लेते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है या आप अच्छी योग करते हैं तो ये 4 से 8 या 9 या 10, क्लियर, 4, 5, 6 जो श्वास है वो आपके 1 मिनट में आप लेते हो। तो अब आपके जो लंग्स हैं
वो एक नॉर्मल, जब आप एयर इनहेल करते हो वो एक्सपैंड हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम टाइम तक धीरे धीरे श्वास खींच रहे हो, फिर जो आपने श्वास लिया है आप उसको रोक के रख रहे हो और उसके बाद आप धीरे धीरे श्वास छोड़ रहे हो, तो जब आप श्वास ले रहे हो उसमें क्या है कि आपके वातावरण में जो एयर है, तो मैक्सिमम एयर को आप अपने फेफड़ों में, अपने लंग्स में भर रहे हो। जब आप श्वास ज्यादा देर तक रोक रहे हो उसमें क्या होता है कि हमारी ली हुई जो एयर है, सांस है, उसमें अलग अलग जो है गैसों का जो मिश्रण है, और हमें इसमें से चाहिए क्या? ऑक्सीजन। क्लियर? तो वो जितनी देर आपके जो लंग्स में एयर रुक रही है और वहीं पे गैसेस का जो एक्सचेंज है, क्लियर, वो आपके हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है, और वहां पे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, हमारी जो बॉडी है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एल्वोलाइज उसमें है, वो जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ले लेती हैं। और जब आप इस ली हुई एयर को वापस ज्यादा मात्रा में छोड़ रहे हैं तो आप अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको एक्सेल कर रहे हैं। मींस आप अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन या अपने शरीर से जो व्यर्थ है, वेस्ट है, उसको एयर के थ्रू आप बाहर निकाल रहे हो। ये बहुत जरूरी है। क्लियर? नॉर्मल आप नहीं कर सकते, ये आप सिर्फ प्रैक्टिस से करेंगे, चाहे वो खेल कूद के माध्यम से है। खेल कूद का जो दूसरा स्वरूप है जो आज हम योग है, योग भी खेलों का ही या अभ्यास बेसिकली उसका रूप है, तो उसी के माध्यम से आप अगर श्वास पे अपने अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो ये आप बहुत ही बढ़िया अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंडीशनिंग करते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी के साथ अगर मैं आपकी पाचन प्रणाली की बात करूं या आपके जो खाने की आदतों की बात करूं, तो पहली बात है कि आपकी जो पाचन प्रणाली है, खेल के माध्यम से कभी भी आप ये देखेंगे कि एक तो आपकी दिनचर्या प्रॉपर होगी, और उस दिनचर्या में जब आप खेल को एज अ हॉबी नहीं, एज अ पैशन मान के चल रहे हैं, तो कभी भी आपकी बॉडी गलत नहीं खाएगी, गलत टाइम पे नहीं खाएगी, गलत तरीके से नहीं खाएगी और गलत मात्रा पे नहीं खाएगी। तो मीन्स स्पोर्ट्स आपको खेल के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से आपको खाने के प्रति भी जागरूकता आती है। आपको कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है और किस कॉम्बिनेशन में खाना है। युवा हम खा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम क्या चीज खा रहे हैं। कोई हो सकता है जो फूड की नेचर है वो एसिडिक है, कोई हो सकता है कि वो एल्कलाइन है। कभी भी एसिडिक और एल्कलाइन जो फूड है उसके हम कॉम्बिनेशन में नहीं खा सकते। अगर हम वन टाइप फूड एट वन टाइम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी को ज्यादा लगेगा। क्लियर? और वो हमारी बॉडी का जो कैटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिज्म है वो ज्यादा अच्छे से जो है वो होगा, और इसी के साथ हमें उसका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मिल पाएगा। लेकिन अगर आप मेल बेमेल भोजन खाते रहेंगे उसका कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा, रादर उसका आपके शरीर को नुकसान ही होगा लॉन्ग रन में। इसी तरह से योग हमें ये समझाता है कि जो है आपका जो राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और आपका जो है सात्विक भोजन, कि जब तक आप 40 की एज तक हैं आप कुछ भी खा सकते हैं, या आपके जो शरीर को अच्छा लगे, आपके मन को अच्छा लगे, या आपका जो मन पचा सकता है आप वो भोजन खा सकते हैं। लेकिन 40 के बाद आप सात्विक भोजन पे आए। सात्विक भोजन मीन्स आप अपने जो खाने में उसमें नमक की मात्रा कम करें, घी जो है वो कम करें, मीठा कम करें, मैदा कम करें, तला हुआ कम करें, जो गला सड़ा या बासी भोजन है उसको कम करें। और इसी के साथ अगर हम तामसिक भोजन की बात करें तो वो कहता है कि अगर आप नॉनवेज ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि योग में किसी भी प्राणी को जीवन को खत्म करके जो लिया जाता है उसको वो तामसिक में मानते हैं। और इसी तरह से कई बार हम पेमेंट के चक्कर में कि ये चीज अच्छी मिल रही है लेकिन ये चीज महंगी है, हम उसे छोड़ देते हैं। ये चीज ओके है लेकिन ये थोड़ी सस्ती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग बैंगन वगैरह लेते हैं या टमाटर लेते हैं, उसमें नाखून लगे होते हैं, तो वो नाखून मीन्स वो जर्म्स उसमें हो सकता है कि उसमें हो, तो इसी तरह से वो तामसिक की कैटेगरी में आता है। या जो पिलपिला भोजन हो जाता है, ढीला भोजन है, जो कच्चा भोजन है, जब वो मुझे उसे भी परचेज करते हैं तो वो भी एक तरह से तामसिक कैटेगरी में आता है। और इसी तरह से अगर आपका जो बासा पुराना भोजन है वो भी तामसिक कैटेगरी में आता है। तो हमें खाने के बारे में भी खेल के हमें जागरूकता मिलती है। और स्पेशली अगर हम गर्ल्स की बात करें, उनको लेडीज की बात करें कि उनको कैसा खाना चाहिए,
और जो पीरियड्स वगैरह है उसमें कैसा खाना चाहिए वो भी मिलता है। इवन प्रेगनेंसी में आपको किस तरह का भोजन खाना चाहिए वो भी आपको पता चलता है। और इससे जो बैलेंस डाइट है, जो हम आम बात करते हैं, चाहे वो युवा बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, हमें पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, रफेज है, वाटर है, इसका हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है। इवन खेल के द्वारा छोटी छोटी चीज़ें, नींद पे शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, क्लियर, लेकिन आज टेक्नोलॉजी आपकी नींद का जो पैटर्न है वो खराब कर रही है। आज अगर आप इस पे लगे हैं, और सॉरी इस पे नहीं, आप अगर इस पे लगे हैं तो ये मोबाइल है, अगर आप इस पे लगे हैं तो अगर तो टाइमली और पर्पस के लिए लगे हैं इट इज़ ओके, लेकिन अगर आपको ये लगे कि इससे मैं रिक्रिएशन मेरा हो रहा है, मेरा मन परचावा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को ब्लॉक कर रहा है। तो ये जो मन परचावा आप यहाँ ना लें, देख के ना लें, इसे करके लें। तो वो करना कैसे होगा, वो क्रिया कैसे होगी, वो खेलों के प्रति। आप बैडमिंटन, आप अपने छोटे छोटे अगर इर्द गिर्द ग्राउंड्स हैं, आप उनको बैडमिंटन कोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, वॉलीबॉल कोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप अपने एरिया की लोकल गेम्स कर सकते हो, उसमें बड़ा मजा आता है। तो इसी की तरह से आपको खाने पीने, सोने, उठने, बैठने की जो आदतें हैं वो स्पोर्ट्स से आपकी जो और नर्चर होती है। नेचुरली अगर आप 5 बजे उठ के खेलने जा रहे हो तो शायद आप 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद अफोर्ड ही नहीं कर सकते इन चीज़ों पे जाना, क्योंकि आपकी आंखें जो है जो अल्टीमेटली वो बंद होना शुरू हो जाएंगी। और इसी के साथ हम ये देख सकते हैं कि आपकी जो 8 आवर्स का जो स्लीप पैटर्न हमें बताया गया है कि आपके शरीर की रिकवरी के लिए कम से कम आपके शरीर को 8 घंटे की जो नींद है वो अनिवार्य है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी नींद बहुत अच्छे से पूरी होती है। तो इसी के तरह से हम अब शारीरिक और उसी के साथ हम अपने जो है जॉइंट्स और लिगामेंट्स की बात करती हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती हूँ, स्पीड और स्ट्रेंथ की बात करती हूँ। खेलों के माध्यम से हम अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिम में जाकर कि लोग दिखाते हैं कि देखिए हमारी बाइसेप्स, क्लियर। तो जो बाइसेप्स है वो कैसे है कि जब आप वेट उठा रहे हैं, जब आप कोई भी भार उठा रहे हैं, इट मीन्स आप अपनी जो मसल्स है उसकी रेजिस्टेंस में काम कर रहे हैं। तो आपकी मसल्स आपकी कैपेसिटी से ज्यादा भार उठा के बार बार वो एक्सरसाइज कर रही हैं। और बार बार अगर आप मान लो एक योगा का आसन कर रहे हो और उसमें आपकी जो जॉइंट है वो अपनी रेंज से ज्यादा खुल रहा है, अगर लचकता की बात करूं वो उसमें आ रही है, स्ट्रेंथ उसमें आ रही है, स्टेबिलिटी उसमें आ रही है, अगर हम भार की बात करें तो स्ट्रेंथ उसमें आ रही है, ताकत उसमें आ रही है, अगर इसी तरह से हम स्पीड की बात करें, कोई भी स्पीड की एक्टिविटी आप रनिंग कर रहे हो तो उसमें स्पीड आ रही है। और इसी की तरह से अगर आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, चाहे योगा के पोजेज है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन आ रहा है। इवन बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स है वो कोऑर्डिनेशन के बिना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कभी आप ऑफेंसिव टेक्निक में है, कभी आप डिफेंसिव टेक्निक में, आपका माइंड भी उतना इन्वॉल्व है, आपकी बॉडी भी उतनी इन्वॉल्व है, क्लियर। तो आप अपने शरीर और अपने मन को, अपने सिस्टम्स को, अपने जॉइंट्स को, अपने लिगामेंट्स को, और इसी के साथ खेल के माध्यम से आपको आपके पोस्चर के बारे में जो जागरूकता आती है, क्लियर। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि युवा, आपकी रीढ़ की हड्डी में कितने मनके हैं, हाउ मेनी वर्टिब्रास यू हैव इन योर स्पाइनल कॉर्ड, वेरी फ्यू विल बी अवेयर। सिर्फ उन्हीं को शायद पता होगा जिनको साइंस, जिन्होंने ले रखी है, जिन्होंने बायो पढ़ी है, क्लियर। अदरवाइज हम तो हाथ झाड़ देते हैं जी साइंस से कि 10th में हमने साइंस कर ली, बहुत हो गया, अब साइंस से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन उस साइंस का क्या जो आपके इर्द गिर्द है, उस साइंस का क्या जो आपके शरीर के अंदर है। अगर मैं इस टाइम बोल रही हूँ वो भी साइंस है, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं वो भी साइंस है, मैं सांस ले रही हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा एंडोक्राइन सिस्टम, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरा नर्वस सिस्टम, इफ ऑल द सिस्टम्स आर वर्किंग, और उसके बाद अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, मेरा जो पोस्चर है अगर वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरी मसल सपोर्ट कर रही है, मेरे जॉइंट्स उस पोस्चर पे है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, तो इट मीन्स कि मैं इस साइंस की बदौलत हूँ जो मेरे शरीर में है, क्लियर। तो उस साइंस में हम भाग नहीं सकते। मैं कैसे सांस ले रही हूँ, ऑक्सीजन कैसे आ रही है मेरे शरीर में, ब्लड क्या चीज़ है, ब्लड कंपोनेंट्स क्या चीज़ है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा क्या चीज़ है, इम्यूनिटी क्या चीज़ है,
इसी तरह से अगर मैं ब्लड की बात करूं, ल्यूकीमिया क्या चीज़ है या ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड शुगर क्या चीज़ है, हमें नहीं पता। आज आप देख रहे हैं आपके मम्मी या पापा में से किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, आपके दादा को शुगर थी या आपके पापा को शुगर है, तो दोस्तों वो शुगर जेनेटिक टाइप 1 आप सबके शरीर में है। आप उसको अपने शरीर से नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ, उसकी अकरेंस का रोकना आपके हाथ में है। और वो दिनचर्या आप कैसी लेके चल रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मेरी जेनेटिक मीन्स मेरे में टाइप 1 डायबिटीज है, मेरे में वंशानुगत डायबिटीज है, मेरे दादा को भी थी, मेरे परदादा को भी थी, मेरे माँ बाप में से भी किसी को है, तो वो आप में भी है। बट द थिंग इज, जब आपने जरूरत से या अनपेटर्न्ड या बेमेल खाना शुरू किया, खाना भी आपका बहुत बढ़िया है लेकिन आप टेंशन बहुत लेते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, वो भी इसका कारण बन जाता है। आप कम सोते हैं या ज्यादा सोते हैं, कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं, कम सोचते हैं या ज्यादा सोचते हैं, ये सभी डायबिटीज के कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप खेल में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं तो युवा, आप कभी भी अपने शरीर को जो है वो कहते हैं हमेशा आप डायबिटीज फ्री बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्लूकोज है वो जैसे है ना, वो कैलोरीज बर्न होती हैं, तो सबसे पहले ग्लूकोज बर्न होता है, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बना रहता है। नंबर 2, अगर आप में जेनेटिक है तो आप उसकी जो लेवल है, पीएच लेवल है, उसको नीचे रख सकते हैं। नंबर 3, आपका जो स्लीप ऑर्डर है वो बहुत ही बढ़िया रहता है, कि कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप अगर आपकी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर करी है तभी वो प्रॉपर जो है आपका इंटेलिजेंटली, इंटेलेक्चुअली और प्रॉपर बॉडी का जो एफर्ट है वो उसमें डालेगी। ये तभी है जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा स्लीप पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, वो भी आपको स्पोर्ट्स से मिलेगा। पोस्चर, जैसे मैंने आपसे बोला कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। डाइट क्या चीज़ है, डाइट के कंपोनेंट्स क्या चीज़ है, स्लीप क्या चीज़ है, क्लियर। कैसे अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बॉडी जो रप्चर, जो टिश्यूज हैं वो कैसे रप्चर होते हैं, अगर मैं प्रोटीन डाइट खाता हूँ तो मेरी बॉडी की मेरी रिकवरी जल्दी कैसे होती है, क्लियर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि प्लीज़ ब्लड के बारे में पढ़िए, ब्लड क्या चीज़ है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हीमोग्लोबिन का प्रॉपर रहना या कम होना क्या चीज़ है, प्लेटलेट्स का कम होना क्या चीज़ है, या आप ये WBC का क्या काम है। क्योंकि ये देखने में बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती है कि यार ये तो हमने 6th-7th में पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम है, बट द थिंग इज दे आर अफेक्टिंग आवर बॉडी, दे आर अफेक्टिंग आवर लाइफ, क्लियर। और इसी तरह से मतलब अगर अब हम बॉडी से निकल के फिजियोलॉजी से निकलते आते हैं कि खेल के माध्यम से आप अपना मानसिक विकास कैसे कर सकते हैं, मानसिक रूप से हमारा युवा सशक्त कैसे हो सकता है, क्लियर। फुटबॉलर आप यूट्यूब पे देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ द गोल इन 1 किक फ्रॉम हाफ लाइन, क्लियर। तो इतना बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड और एक प्लेयर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो हाफ कोर्ट से, फुटबॉल के आधे ग्राउंड से एक किक में गोल पोस्ट के अंदर जो बॉल ले जाने की, उसको गोल में कन्वर्ट करने की जो परफेक्शन लगता है, क्या आप सोचते हैं कि जो ये परफेक्शन है वो एक दिन में आई? बिल्कुल नहीं। कहते हैं बहुत करना पड़ता है खून पसीना अपना, किस्मतें यूं ही नहीं चमक जाती हैं। तो एक जो प्लेयर है वो बहुत ही अपने जीवन में अपना जो सुबह शाम दोपहर उसका जो कपड़े हैं वो पसीने से भीग रहे होते हैं, पेट कई बार हमने देखा है खाली होता है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं आते, स्पाइक्स फटे हुए होते हैं, सॉक्स नहीं है, जो नाखून है उनमें जख्म हो रखे होते हैं, लेकिन एक ही कमिटमेंट होती है, DD, वो है डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। तो वो क्या करते हैं, वो अभ्यास पे अभ्यास, अभ्यास पे अभ्यास, अभ्यास पे अभ्यास किए जाते हैं। और इस अभ्यास की जर्नी में जब पहली बार, कहते हैं आपने यहाँ से एक छोटे टारगेट से किक किया, लेकिन जब आपने किक कर दिया आपको उस बॉल को वापस लेके आना है, और सपोज आपको बोला है 500 अटेम्प्ट इन 1 गो, एक बार में 500 अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद आपको रेस्ट मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जब आप 500 बार आपने अटेम्प्ट किया तो उस टाइम आप कितना इरिटेट हुए होंगे, कितना आप फ्रस्ट्रेट हुए होंगे,
कितना आपको गुस्सा आया होगा और कितनी बार आपके मन ने सोचा होगा कि छोड़ दो, बहुत हो गया। लेकिन अगर मुझे एक ऐसे को 50 बार बोला जाए कि तुम्हें लिखना है, शायद मैं दूसरी तीसरी चौथी बार छोड़ दूँ। कोई एक एक्टिविटी है कि अगर करना है उसको शायद मैं छोड़ दूँ, लेकिन एक खिलाड़ी है कि वो जब तक उस पर परफेक्शन नहीं पा लेता वो लगा रहता है। क्लियर? तो यहां से वो कहते हैं फियर ऑफ फेलियर पे कंट्रोल पाना। क्लियर? कहते हैं ना कि जैसे अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं कि मान लो तो हार, ठान लो तो जीत है। तो ये जो ठानने वाला जो कमिटमेंट है, कहते हैं ना कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली तो कर ली। कई ऐसे हमने ओलंपियंस देखे हैं कि जिन्होंने बोला कि मैंने उस समय सोच लिया था कि मुझे ओलंपिक्स तक पहुंचना है और ओलंपिक्स तक पहुंचना नहीं, मुझे भारत को मेडल दिलाना है। और वाकई ही उन्होंने जो अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से भारत का नाम विश्व पर जो कहते हैं जो परचम लहराया। क्लियर? और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि खेल सिर्फ आपको डर पे विजय पाना नहीं बताता। और युवा, ये सिर्फ खिलाड़ी के लिए नहीं, ये आम जो लाइफ है। सपोज आपसे कुछ टूट गया है, आप अपने पेरेंट्स की डांट से डर रहे हैं, लेकिन सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी बाइक या आपकी एक्टिवा का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि आप अभी कमाते नहीं, अभी छोटे हैं, तो हमेशा आपको डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे। क्लियर? और जब तक वो एक्सीडेंट प्लेस से आपने या तो फ़ोन कर दिया या टूटा हुआ आप अपना व्हीकल घर नहीं लेके चले गए, और आपका एक यही है कि मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, तो जब मैं बताऊंगा उनका ये रिएक्शन होगा, कल से मुझे बाइक नहीं मिलेगा, या इसकी सर्विस कब होगी, पापा का बहुत पैसा लगेगा, या मम्मा बहुत चिंतित हो जाएंगी, मम्मा रोएंगी, ये है वो है। लेकिन द मोमेंट यू इन्फॉर्म देम कि यू मेट विद एन एक्सीडेंट, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो सब कुछ छोड़ के उनका पहला लफ्ज क्या होगा कि बेटा तुम ठीक हो, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी। उनके लिए व्हीकल प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी आप हो। तो भारत आपका जो है एक माँ बाप की तरह भारत है, क्योंकि अगर आप सशक्त हो, आप स्वस्थ हो, तो ये जो भारत माँ है वो बहुत खुश है। लेकिन अगर आप किसी गलत आदत की ओर पड़ गए, जहाँ पे ये आदत आपको नशे की ओर ले जाए, ये आदत आपको क्राइम की ओर ले जाए, ये आदत आपको किसी जो आपका पैशन है उसको क्विट करने की ओर ले जाए, या ये आपको ये विश्वास दिला दे कि आप एक फेलियर के रूप में समाज पे हो, आप समाज पे दाग हो, या आप समाज पे भार हो, या मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम गुड फॉर नथिंग, ये जो नो वाली ये नकारात्मक सोच है, ये सारा स्पोर्ट्स के थ्रू जब आप इतना पसीना धूप में रड़ोगे, जिसको बोलते हैं ना धूप में पकना, पसीने में निचोड़ना, खाली पेट अभ्यास करना, अपने मन पर विजय पाना, अपने तन को एक सीक्वेंस में पिरोना, आप कोऑर्डिनेशन करना कि लाइक योर माइंड प्लेस बिफोर योर बॉडी प्लेस। आप मतलब आपका बॉडी, आपका माइंड कहते इंटेलेक्चुअली चल रहा है। अभी क्या है, हम लोग जो डिसीजन लेते हैं हम क्वेश्चन किससे करते हैं, माइंड में। क्लियर? और हमने माइंड को सुप्रीम बना के रखा है कि जो मन बोलेगा हम वो करेंगे, लेकिन मन तो चंचल है, मन तो पिज्जा की तरफ भागता है, मन गार्लिक ब्रेड की तरफ भागता है, मन बर्गर की तरफ भागता है। लेकिन न्यूट्रिशन क्या कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिशन हमें भोजन से मिलेगा, दाल सब्जी रोटी से मिलेगा, चावल से मिलेगा, सलाद से मिलेगा। क्लियर? और पानी से मिलेगा, चाय या कॉफी से मिलेगा, अल्कोहल से नहीं मिलेगा, सोडा से नहीं मिलेगा, बियर से वो चीज नहीं मिलेगी। क्लियर? तो ये चीज कौन मन पे कंट्रोल सिखाता है? ये ना से जो कहते हैं हाँ का सफर, गलत से सही का सफर, कहते हैं आप ना बोलना सीखते हो सबसे पहले अपने मन में। तो हम क्या करते हैं कि माइंड को तो कंडीशन करते करते हैं, इस माइंड को बोलने के बाद इसके पीछे बैठी है आराम से बुद्धि, हम उस बुद्धि को चैनलाइज करते हैं, उस बुद्धि को एक्टिवेट करते हैं, तभी तो बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअलनेस। क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड द अवेयरनेस? तो नॉलेज मीन्स जब आपको किसी चीज का पता है, आपको पता है कि आपको न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट से मिलेगा, लेकिन फिर भी आप इन जो आपका जो फास्ट फूड है या आपका चॉइस फूड है आप उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन जो बुद्धि है वो आपको मन पर विजय पाना सिखाती है, वो आपको ना कहना सिखाती है, वो आपको आपकी लस्ट पे, अपने माइंड को
कंट्रोल करना सिखाती है। और हम तो ये बोलते हैं कि हम तो बच्चे आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई की ज़रूरत है, आपके खाने पीने की ज़रूरत है, आपके आने जाने की ज़रूरत है, या आपको आपको आपका कोई शौक है उसको पूरा करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिशें हैं, आपको नहीं लगता कि उसके लिए सक्षम आपको होना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ मैं इस तरह की गाड़ी खरीदूँ, मैं इस तरह के मैं सोशल सर्विस करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो कमाओ ना, करो कर्म। क्लियर। और खेल के माध्यम से आपके जो कर्म है वो बहुत ही पक्के और बढ़िया होते हैं, आपके इरादे बड़े दृढ़ और निश्चित होते हैं, क्योंकि इससे आपका जो मानसिक विकास है, तो मतलब फियर, टेंशन, एराउजल, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड है, लीडरशिप एटीट्यूड है, कंसंट्रेशन है, डिसीजन मेकिंग है, ये बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस तैयार हो जाता है कि अगर आपको ऑन द स्पॉट भी अगर आपको बोला जाए कि आपने इस टोली को लीड करना है और ये टोली इस समस्या में, इस समस्या का समाधान, तो कभी भी आप देखिए स्पोर्ट्स पर्सन है वो अकेला डिसीजन नहीं लेता, वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करेगा, क्योंकि उसको पता है वन ब्रेन इज वन एंड अनदर, व्हेन वी वर्क इन यूनिटी, व्हेन वी वर्क इन अ कॉम्बिनेशन, वी कैन कहते हैं ना कि हम एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। क्लियर। और वो भी एक सोच और एक कर्म के साथ। और इसका बहुत सी मूवीज ने बहुत लाइव एग्जांपल दिया है कि जहाँ पे आपने, अगर मैं बात करूँ जो रेसलिंग के ऊपर बबीता और इसका फोगाट के ऊपर आई थी, कि कैसे वो अपने एम से भटक जाती है, लेकिन फिर कैसे जब वो रियलाइज करती है कि अगर मेरा एम कुछ और था, या मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सपने कुछ अलग तरह के बसाए थे, तो एक तो ये हो गया। और इसी के साथ भावात्मक विकास, अगर हम युवा, आपका आजकल का जो युवा है वो सबसे ज़्यादा भावात्मक रूप पे सेंसिटिव है। पहले तो लोग फेस टू फेस लड़के नाराज होते थे, उनकी जो बेइज्जती थी या उनकी शर्म जो है वो फेस टू फेस होती थी, लेकिन आज तो अगर 25 का व्हाट्सएप ग्रुप है, आपने कुछ लिखा और किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, तो आप बस ये सोचते हैं कि मेरी 25 लोगों के आगे बेइज्जती हो गई, या मेरे ग्रुप में ये मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, और वहां पे ही आपकी ईगो हर्ट हो जाती है। लेकिन आप कभी उस तरह से एनालाइज नहीं कर पाते कि जिसने कमेंट लिखा उसकी परसेप्शंस क्या थी। सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी परसीव द सिचुएशन, हमने उस सिचुएशन को कैसे लिया है। तो ये बहुत सी चीज डिपेंड करती है कि कहने और सुनने की जो क्षमता है। क्लियर। तो भावनाओं का मतलब खेल के माध्यम से आप भावात्मक रूप से बहुत ही पक्के और बहुत ही प्योर हो जाते हैं। पॉजिटिविटी जब बढ़ती है तो आपका जो आपकी आपकी थॉट्स है, आपकी भावनाएं हैं, इमोशंस है, उन पे कंट्रोल होना। जैसे एक प्लेयर है, आपने छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे कि वो हार रहे हैं, वो रो रहे हैं, लेकिन वो कंपटीशन कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने बहुत से ऐसे ओलंपियंस देखे होंगे जब उनका 4 साल का सपना टूट रहा है। बहुत सी ऐसी लाइव एग्जांपल्स है जहाँ पे लॉन्ग मैराथन रनर्स हैं, और क्योंकि वो इतने इतने किलोमीटर्स, इतने माइल्स वो लगातार भागते हैं कि उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी या नमक की कमी से उनकी बॉडी जो मसल्स है वो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और वो वहीं पे गिर जाते हैं। लेकिन वो उठते हैं, उनका एक ही एम होता है कि जीते चाहे ना जीते, लेकिन वो कंप्लीट करना होता है। मुझे इनकम्प्लीट में नहीं रहना, मैं हार रहा हूँ, मुझे जीत रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर आप हार तो रहे हैं, आप कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन आपने अगर अपने इमोशंस को लूज कर दिया तो कभी भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और हमने ये देखा है कई बार जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, वो अपनी हार को जीत में कन्वर्ट करना जानते हैं। इसी तरह प्रिय युवा, अगर आप डेली अपने आप को रिक्रिएशनल गेम्स में, बिकॉज रिक्रिएशन से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, पॉजिटिविटी आती है, और सबसे बड़ी बात है कि नकारात्मक से जो है सकारात्मक की ओर आपके कदम बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि क्या खेल कूद के माध्यम से हमारा समाजीकरण होता है? क्या आप खेल अकेले खेल सकते हैं? एक बच्चे को ही वॉच करें, वो साइकिलिंग भी कर रहा है, वो एक ग्रुप में साइकिलिंग करना पसंद करता है। शायद अकेले वो 2 राउंड के बाद रुके, लेकिन अगर वो ग्रुप में साइकिलिंग कर रहा है वो 2 घंटे के बाद भी थकेगा नहीं। अगर वो बैडमिंटन खेल रहा है, अकेले आप शटलिंग कर सकते हो, आपको अदरवाइज अगर आप सिंगल या डबल करना चाहते हो, यू नीड अ पार्टनर।
क्लियर। इसी तरह से चाहे हम टेबल टेनिस की बात करें, बास्केटबॉल की बात करें, जब 5x5 खेल रहे हैं, बाकी 7x7 उनको जो है मोटिवेट कर रहे हैं। फुटबॉल की बात करें, अगर 18 की टीम है, 11 खेल रहे हैं, तो 7-7 प्लेयर दोनों के मोटिवेट कर रहे हैं, कोचेस उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो समाजीकरण मीन्स अगर मैं ग्रुप में खेल रहा हूँ, मुझे दूसरा जो इंडिविजुअल है वो किसी कास्ट अलग से हो सकता है, किसी क्रीड अलग से हो रहा है, किसी जोग्राफिकल कंडीशन से अलग हो सकता है। मान लो मैं नॉर्थ का हूँ, वो ईस्ट का हो सकता है, कोई साउथ का हो सकता है, कोई वेस्ट का हो सकता है, कोई पंजाबी है, कोई हरियाणवी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बहुत रॉयल फैमिली से है, कोई बहुत रिच फैमिली से है, कोई बिजनेस फैमिली से है, कोई जॉब से है, कोई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, लेकिन खेल के मैदान में सब एक जैसे हैं। क्लियर। और वहां पे जब आप हर एक इंडिविजुअल के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बिकॉज आपकी सोच जब तक एक नहीं होगी, आपकी एक स्ट्रेटजी नहीं होगी, आपकी यूनिटी नहीं होगी, तब आप एज अ टीम नहीं खेल सकते। क्लियर। आपको वहां पे एकजुटता लानी होगी, एक होकर, कहते हैं ना कि जब एकता में बल, तो वो स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि कैसे हम नेशनल इंटीग्रेशन का, और वहीं से स्पोर्ट्स से हम, अगर हम समाजीकरण की बात करें, कि हमें गिव एंड टेक वाला जो प्रोसीजर है वहां से पता चलता है। हमें जो नेचर ऑफ सेक्रीफाइस स्पोर्ट्स सिखाता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी सिखाता है, और उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग की जो मतलब है, वो भी हमें समाजीकरण जो आता है, दूसरे की कहते हैं ना कमियों को भी एक्सेप्ट करना हमें सिखाता है, दूसरे की कमजोरियों को एक्सेप्ट करना सिखाता है, दूसरे को इक्वल मौका देना स्पोर्ट्स सिखाता है। क्योंकि आज आप कैप्टन हो, कल ऑन रोटेशन दूसरा कैप्टन है, आज आप लीड कर रहे हो, दूसरा। और कई बार तो हमने ये देखा है कि आपको डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं लगती, लेकिन यू नेवर क्रिटिसाइज, लेकिन उसके बाद हम ओपनली जब उसको डिस्कस करते हैं कि सर ये नहीं, ये चीज है, तो वहां पे सब जब अपना सहमति देते हैं, क्योंकि वहां पे अगर हम खेल में पॉलिटिक्स लेके जाएंगे तो खेल ग्रो नहीं करेगा, खिलाड़ी ग्रो नहीं करेगा, वहां पे प्योरिटी चाहिए। तो यहाँ से समाजीकरण होता है कि वहां पे अगर हम दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हो, उसको मौका दे रहे हो, और कई बार तो हमने नेम, फेम, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स के टाइम भी हमने ये देखा है कि खेल के माध्यम से वो भी मिलता है, समाज में रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। कहीं हमने, अगर हम पीयर ग्रुप की बात करें तो वहां से भी मिलता है। और इसी तरह से सबसे बड़ा कि अगर आप खेल खेल रहे हो, कभी ये नहीं है कि वो अच्छी हॉकी खेलता है उसकी टांग तोड़ दो, वो फुटबॉल अच्छी खेल रहा है तो उसका जो है एंकल है वो तोड़ दो या घुटना तोड़ दो। मतलब खेल में ये सिखाया जाता है कि अगर आपको खेलना है, हाँ अगर आप गलत करते हो आपको यू हैव टू फेस द पेनल्टीज एज वेल, आपको जो पनिशमेंट मिलेगी तो वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो टोटल डिबार हो सकता है, या मैच से बाहर हो सकता है, या आपका पॉइंट्स भी दूसरी टीम को दिया जा सकता है। और इसी के साथ हम आपको ये सिखाते हैं कि आपने कभी भी जो खेल है वो अपनी सुप्रीमेसी से खेलें, अपनी मसल्स का बल और अपने जो माइंड की स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करके खेलें। क्लियर। कभी भी आप एक तरफा खेल खेल के आप जीत नहीं सकते। क्लियर। तो ये तो हो गई कि कैसे हम खेल के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और आध्यात्मिक। क्लियर। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम एकाग्रता की बात कर रहे हैं, जब हम अपना ईश्वर प्राणिधाम, आप किसी भी भगवान में विश्वास रखते हैं, आप हमेशा उनका नाम लेके, उपासना करके, आप नमन करके चलते हैं, और उस टाइम शायद अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने जो गुरु हैं, आपके जो भगवान हैं, आप उन्हें याद करके निकलते हैं, और वो वहीं से आप में एक एनर्जी, एक स्फूर्ति आती है जो आपको जीतने में सहायक होती है। क्लियर। और इसी के साथ मैं प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो युवा है उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन क्या मैं एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, और मेरे जो यहाँ पे सहयोगी अगर टीचर्स और भी किसी भी सब्जेक्ट के अगर वो सुन रहे हैं, या आप युवा अगर सुन रहे हैं, कि क्या हम खेलों को प्रमोट कर सकते हैं सोसाइटी में? जी हाँ, छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं कि आप जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहां पे अपने नाम पे आप इक्विपमेंट इश्यू करवा सकते हैं। जैसे मान लो 11-12 फुटबॉल इशू करवा ली, या किसी ने अपने बास्केटबॉल इशू करवा ली, हॉकी इशू करवा ली, टग एंड वॉर इशू करवा ली, चूना जो इशू मतलब चूने की जो मशीन है वो इशू करवा ली। और इसी तरह से आप एक रूरल एरिया में गए, आपने एक गाँव अडॉप्ट कर लिया, और वहां पे 1 महीने पे आप एक बार कोई भी इवेंट, फन गेम करवा लो, और वो फन गेम बच्चों के लिए अलग, युवा के लिए अलग,
जो आंटी लोग हैं उनके लिए अलग, जो अंकल लोग हैं उनके लिए अलग, और जो बुजुर्ग हैं जिनको बिल्कुल ही हम नाकारा नहीं, मतलब उनको हम ये सोच के अलग कर देते हैं कि ये अब बुजुर्ग हैं, इनकी मांसपेशियों में अब उनकी उतनी ताकत नहीं है, लेकिन हो सकता है उनका मन आज भी बच्चा हो, वो आज भी खेलना चाहते हो। और जैसे ही हमने तो ये एक्सपेरिमेंट किया है कि जब हम गाँव में गए, वहाँ घरों से लेडीज बाहर नहीं निकल रही थी। गांव के चौतरे पे जो जो बुजुर्ग हैं आदमी लोग, वो बैठ के कोई हुक्का ले रहा है या कोई ताश खेल रहा है, कोई चौसर बना के खेल रहा है। तो जब हमने उनको बोला कि हम आपके गांव में खेल करवाना चाहते हैं, अलग अलग है, हमने इवन टारगेट भी रखा है, हिट करना भी रखा, वॉकिंग रेस भी रखी हमने, और पेयर रेस भी रखी। इसी तरह से जो लेडीज थी ज़्यादा उम्र वाली, उनके लिए अलग रखी, चाटी रेस रखी हमने, स्पून एंड लेमन, मतलब हंसी खुशी वाली गेम्स भी रखी, टग ऑफ वॉर भी रखी, क्योंकि वो गांव था। किसान आज भी बहुत ही जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और हमने ये देखा कि वहाँ पे 5 साल से लेके 88 साल के लोगों ने उसमें बहुत 2 दिन की हमने एथलेटिक मीट करवाई, और बड़ी ही जो है, कहते हैं कि जो लोग अपने अपने घरों में थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे या टेक्नोलॉजी पे लगे हुए थे, वो अब अगर किसी की मम्मी रेस कर रही है तो वो बच्चा और उसके आस पड़ोस के बच्चे, कम ऑन आंटी, कम ऑन रक्षा आंटी, कम ऑन रक्षा आंटी, सुनीता आंटी फास्ट करो। तो इसी तरह से जो युवा है वो हमने देखा है, दादाजी और तेज, तो वहां मतलब और तेज, मतलब इसी तरह से, और बुजुर्गों आ जाओ चलो खेलिए। तो बुजुर्गों को, बड़ी आयु के लोगों को वो आमंत्रित कर रहे थे कि चले आए खेले। और हमने क्या किया कि छोटे छोटे इनाम, जैसे स्माइली थी, नेल कटर है, जो एक मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए अपरेटस आता है, स्किपिंग रोप हो गई, इसी तरह से जो स्ट्रेच बैंड है वो हमने उन्हें दिया, ताकि वो अगर बुजुर्ग है लेकिन फिर भी इसके बाद भी वो घर में, स्माइली बॉल में आपकी जो स्ट्रेंथ के लिए, इसी तरह से जो ऑपरेटर्स हमने स्ट्रेंथ के लिए लिया, स्ट्रेच बेड हमने स्ट्रेंथ के लिए लिया, स्किपिंग रोक हमने उनकी एजिलिटी के लिए लिया। तो ये छोटे छोटे प्राइजेस थे। लेकिन जब उन्होंने गेम खेली लास्ट में, पहले वो दरवाजे नहीं खोल रहे थे, बड़ी मुश्किल में हमारा दिन में, हमने 9 बजे का इवेंट था लेकिन हमारा 11:30 शुरू हुआ। उसके बाद जब हम फिनिश करना चाह रहे थे, हमने 4:30 फिनिश करना था, लेकिन 7 बजे तक फिनिश नहीं हुआ। जाते हुए हमें सबने पूछा कि अब अगली बार कब करवाओगे। इट मीन्स युवा, भारत खेलना चाहता है, तो प्लीज आज आप युवा हैं, आप सारी उम्र युवा रहे, हम तो ये चाहते हैं। और वो किससे होगा? वो खेल के माध्यम से होगा। नशा करने वाले जो युवा हैं अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, अपने तन और मन को खराब कर रहे हैं, लेकिन ये खेल है जो एक नशा भी देता है, क्लियर, ये तपस्या भी देता है। क्योंकि अगर खेल का नशा हो तो कोई खिलाड़ी 3:30-4 बजे उठ के इतनी तपस्या के लिए ना जाए, वो समाज में कंट्रीब्यूट ना करे, लेकिन ये खेल के माध्यम से उन्हें हम सिखा रहे हैं। इसी के साथ हमने विलेज अडॉप्ट किया, हम वहाँ पे एक्टिविटीज करवा रहे हैं। हमारे सेक्टर 31 चंडीगढ़ में ग्रिड है, गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। तो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मतलब जहाँ पे उनकी जो बुद्धि है, उसकी जो क्षमता वो कम है, वो बच्चे कई बार तो अच्छे अच्छे अफसरों के हैं। वहाँ पे हमारे एक इंडियन एयरफोर्स के अफसर थे, उनके 2 बेटे हैं और दोनों ही इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर से ग्रसित थे। हमने ये देखा कि वहाँ पे उन बच्चों में काफ़ी तरह की जो स्किल्स हैं वो डाली जा रही है। मसालों को लेके आना, मसालों को पीसना, मसालों की पैकिंग करना, ब्लॉक प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी हो गया, म्यूजिक। और इसी के साथ हमने जो है, पहले सिर्फ क्रिकेट था, लेकिन आज की तारीख में ये जो स्पेशल बच्चे हैं, इनके लिए क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, स्केटिंग, और इसी के साथ काफ़ी और गेम्स हैं जो उनके लिए हम करवा रहे हैं। और हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में जब 2017 में हमने फर्स्ट टाइम इनके लिए नेशनल स्पेशल स्पोर्ट्स नेशनल मीट आयोजित करी, और ये ग्रिड ने करी थी और मैंने वॉलंटियर किया। हम अपने कॉलेज के युवा स्टूडेंट्स को की, जो कि मैं एजुकेशन कॉलेज में हूँ, और हमारे स्टूडेंट्स प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं। हमने कम से कम 30 स्टूडेंट्स की वहाँ पे ड्यूटी लगाई, क्योंकि ये बच्चे खेलते हैं लेकिन बॉल गिर जाए, बॉल कैसे उठाना है शायद इन्हें नहीं पता,
किसी का थोड़ा सा नाक बहता है या किसी का लेस खुल गया, उनको नहीं पता लेस कैसे बांधना है, किसी का लड़की का रबर बैंड गिर गया, उनको पता ही नहीं, वो इस तरह से अपने बाल करते रहते हैं या आंखें मलते रहते हैं या मुंह से लार टपक रही है। तो हम क्या करते हैं कि शुरू में कोई भी माँ या कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो। और शायद माँ बाप के लिए इससे दुखद समाचार कुछ नहीं होता जब उन्हें यह बताया जाता है कि आपका बच्चा सामान्य नहीं है। सोचिए वो मोमेंट, वो क्षण आप महसूस करके देखिए कि जब ये डॉक्टर माँ बाप को ये इन्फॉर्म करता है कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है। ये एक माँ बाप के लिए मरने के समान है। लेकिन जब हमने ये देखा कि एक जो स्पेशल बच्चा है, वो माँ बाप आम बच्चों की तरह उस बच्चों को पार्क में लेके जाते हैं, झूले पे लेके जाते हैं, क्योंकि उसके मुंह से लार टपक रही है, उसका नाक निकल रहा है या वो अपने मुंह पे हाथ मार रहा है, तो दूसरे जो नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स हैं वो उनको लेके दूर हट जाते हैं। क्लियर? वो नॉर्मल बच्चा और जो स्पेशल बच्चा, उन दोनों को नहीं पता कि उनमें क्या भिन्नताएं हैं या क्या समानताएं हैं। वो एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हम गलती कर जाते हैं, हम उनको अलग कर देते हैं और कभी भी उनकी ज़रूरतों को समझ नहीं पाते और कभी भी उनमें छुपी प्रतिभाओं को हम इम्पोर्टेंस या एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते। और वो बच्चे मजबूर कर दिए जाते हैं पेरेंट्स कि वो अपने बच्चे को चार दीवारी में रखें। किसी भी शादी ब्याह में जाते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, पार्क में जाते हैं तो हंसी मजाक उड़ाया जाता है, स्कूल में बोला जाता है कि ये क्या मन बुद्धि बच्चा क्या पढ़ेगा, कोई क्रिया सीखता है तो बोलते हैं कि ये तो अपाहिज है, ये क्या करेगा लाइफ में। तो हम हर दिन उस माँ बाप को मार रहे हैं। हम एज अ युवा अपना इसमें जो दायित्व है वो कैसे निभा सकते हैं कि क्या आप एक विकलांग बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? क्या थोड़ा थोड़ा समय 10 मिनट 15 मिनट उसको सिर्फ अगर आप बॉल कैच करना सिखा दें, जो रैकेट है उसे टिप करना सिखा दें या शटल से आप उसको खेलना सिखा दें, फुटबॉल से किक करना सिखा दें, और उसके बाद स्पेशल स्कूल में जब वो जाए वो बच्चा स्पोर्ट्स के माध्यम से। आज मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हमने जब पहली नेशनल स्पोर्ट्स मीट करवाई तो कई पेरेंट्स और कई टीचर्स के माइंड में, कई अथॉरिटीज के माइंड में ये वो था कि क्या ये जो स्पेशल बच्चे हैं ये कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकले, अपने माता पिता से अलग नहीं रहे। ये कोई कर्नाटक से, कोई तमिलनाडु से, कोई केरला से, कोई गुजरात से अगर वो आ रहा है, वो कैसे, बाय ट्रेन कैसे जाएंगे, बाय एयर कैसे जाएंगे, बाय टैक्सी कैसे जाएंगे। लेकिन हमारे पास 734 बच्चे, 734 स्पेशल बच्चे, बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर्स, बहुत सारे स्पेशल अटेंडेंट आए, और आप मानेंगे 5 दिन का इवेंट और हमें किसी भी बच्चे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और उन बच्चों ने नॉर्मल बच्चों की तरह इवेंट्स को क्रिएट करा। और हमने, क्योंकि मुझे लिखने का भी शौक है, तो मैंने एक कविता शुरू में बोली कि दिव्यांग, क्योंकि हम बोलते हैं जो स्पेशल बच्चा है उसको हम बोलते हैं दिव्यांग। सो दिव्यांग नहीं, समाज का दिव्या अंग हूं मैं, अपने माँ बाप की बुझी आशाओं में छुपी एक तरंग हूं मैं, अपने माध्यम से भारत को पहचान दिलाने के लिए उमंग हूं मैं, आज इस स्पेशल नेशनल मीट के माध्यम से आप सबको कर रहा नमन हूं मैं। और उसी का मिरेकल देखिए कि वीपी बदनौर जी ने उन युवाओं को जो प्रोत्साहित किया, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने बेस्ट होटल में उनके लिए डिनर का आयोजन करा, पंजाब यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमें जो सारे ग्राउंड जिनका एक एक दिन का 50,000 रुपया किराया, हमें वो सारे ग्राउंड्स फ्री मिले। हमने वहाँ पे कंपटीशन करवाए, हमें हॉस्टल अकोमोडेशन फ्री मिली, सब्सिडी पे हमने उनका जो खाना पीना है वो किया। 5 दिन किसी भी बच्चे के साथ हमें ऐसा नहीं लगा कि हम किसी चैलेंज बच्चे के साथ या स्पेशल बच्चे के साथ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। इट वाज लाइक एज नॉर्मल। और हमारे कई युवा स्टूडेंट्स रोए, उन्होंने बोला कि मैम आज हम प्रण लेते हैं कि हम इस तरह की एक्टिविटीज को अपने, जब हम टीचर बन जाएंगे तो उस कार्यकाल में करवाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी जरूरतों को समझें। इसी तरह से आज वो भारत का परचम लहरा रहे हैं। किसी स्पेशल बच्चे के, जो हम बोलते हैं कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग है, लेकिन आज जो भारत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उनके माध्यम से ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको उसी तरह की सहूलियत दी जाती है और इसी तरह 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 लाख रुपया इनका स्कॉलरशिप है।
और इसी तरह से जब न्यूज़पेपर में इनकी फोटो आती है, जब ये ट्रॉफीज लेके जाते हैं, तो जिस समाज ने इनको कॉर्नर किया, जिन समाज ने इनको कट ऑफ किया, और इन्हीं बच्चों की वजह से सोशल रिकॉग्नाइजेशन पेरेंट्स की गई, लेकिन इन्हीं बच्चों के जो इन पेरेंट्स ने बच्चों के लिए किया, एफर्ट्स डाले, उन्हें ग्रूम किया, उसी की बदौलत जब उनके इर्द गिर्द के लोग अखबार में उस बच्चे का नाम देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, या वो लॉरेल्स लेके आ रहा है, तो वो फिर से जो उनकी खोई पहचान थी वो वापस आ रही है, उनके चेहरे की खुशी वापस आ रही है, उनकी रंगत वापस आ रही है। वो इवेंट्स में अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं और समाज की भी एक्सेप्टेंस उनके लिए आ रही है। इसी तरह से हमारा एक चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर है, सेक्टर 28 चंडीगढ़ में। आपके जैसे ही युवा लोग हैं, क्योंकि हमें ड्राइव करना बहुत पसंद है और तेज रफ्तार में ड्राइव करना बहुत पसंद है। कई बार गलती हमारी होती है और कई बार गलती दूसरे की भी होती है। दे मेट विद एन एक्सीडेंट, और एक एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी बदली। वो क्या थी? रीढ़ की हड्डी का टूट जाना। और इस रीढ़ की टूटी जो हड्डी है, उसके करके उनमें शारीरिक विकलांगता उसी क्षण जिस समय वो एक्सीडेंट हुआ, उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। कई हमारे पास ऐसे हैं, अजय लड़का है जिसका सिर्फ फेस चलता है, बाकी पूरी जो लोअर बॉडी है वो पैरालिटिक है, वो नहीं चलती। चंडीगढ़ का जो ये लड़का अजय है वो झारखंड से है। इसी तरह से आशीष है, वो लड़का चंडीगढ़ से है। 29 सेक्टर में उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसका सिर्फ जो हाथ है और यहाँ तक चलता है, उसके बाद उसकी जो लोअर बॉडी है वो नहीं चलती। इसी तरह से एक लड़का त्रिदिव है, वो असम से है और उनका भी जो लोअर बॉडी है वो नहीं चलता। बहुत से ऐसे नाम हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं। हमने उनकी फर्स्ट जो है चंडीगढ़ में व्हील चेयर टेबल टेनिस टूर्नामेंट करवाया और मैडम निकी है, उन्होंने इतना प्रमोट करा। और इस चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब सेंटर और मैडम निकी ने, और जब हमने एज अ वॉलंटियर अपने आप को दिया उस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमें तब जाके पता चला। ठीक है, हम स्पोर्ट्स तो बहुत करवाते थे। आज आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपने एक व्हील चेयर प्लेयर को 11 बजे का टाइम दे दिया तो 11 बजे आप उसका मैच करवा लें। नॉर्मल बच्चे का या नॉर्मल युवा का अगर मैच है 11 से 11:30 हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये लोग क्योंकि व्हील चेयर पे पैक होते हैं, इनको अगर स्टूल पास करना है तो इनको एनीमा लेना होता है, इनको 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर है अपनी बॉडी को रेडी करना, क्लीन करना, दोबारा से प्रिपेयर करना, चेयर पे बैठना, क्लोथिंग करना। सो दे नीड असिस्टेंस। तो इस तरह हमने देखा कि जब हमने उनका व्हील चेयर टेबल टेनिस टूर्नामेंट करवाया, उनके उस कमरे में एंटर करने से लेके 2 दिन के बाद जब वो जा रहे थे, ट्रॉफीज इन देयर हैंड्स, और आपस में फ्रेंड्स बन गए। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अब कौन सा क्लब ज्वाइन करना है, अब कब कैसे खेलना शुरू करना है, और नॉर्मल स्टूडेंट्स ने उन्हें प्रमोट करा। क्लियर? तो यहाँ पे जहाँ पे खेल युवा के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही मैं ये बोलूंगी कि युवा का रोल खेल को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा है। तो प्लीज आप खेलें भी और खिलाएं भी, और इस खेल को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि हमें भारत को स्वस्थ और सशक्त खेलों के माध्यम से बनाना है। और इसमें खेल का जहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे युवा के लिए, वहीं पे युवा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है खेल के प्रमोशन के लिए, भारत के स्वस्थता के लिए, भारत की सुख समृद्धि के लिए। और इसी के साथ चाहे वो भारत का अभिन्न अंग या एक जो स्पेशल चिल्ड्रन है, स्पेशल युवा है, आप अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसा व्यक्ति देखें जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, जरूर सोचिए कि क्या मैं खेल के द्वारा, क्योंकि हो सकता है उसे कल नौकरी भी मिल जाए खेल के द्वारा, उनके लिए भी कोटा है। तो ये है कि खेल के माध्यम से आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और आध्यात्मिक विकास होता है। इसी तरह से आपके बहुत साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं जिसमें आप अपने पूरी तरह से तन मन पर विजय पा सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपने जो लेक्चर को ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आज से हम सब प्रण करते हैं कि हम खेल और खिलाड़ी को अपनाएंगे और खेल के माध्यम से अपने तन और मन को स्वस्थ बनाएंगे। और इसी तरह से हम अपने अलावा किसी दूसरे को क्या प्रमोट कर सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग प्लेज लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं।
मैं बहुत ही थैंक्स करती हूँ शनिदेव परिवार का, शनिदेव तरुण परिवार का और जगराम भाई जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं खेल के माध्यम से जो युवा निर्माण है उसके ऊपर अपना जो अनुभव है वो शेयर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, नमस्कार सर। सर मैंने एंड कर दिया है। सर एंड अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एंड पे आ रहा है ये